हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जीव विज्ञान का क्लास करेंगे, यानी बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी साइंस का संपूर्ण निचोड़, यानी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पेपर में 100% आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक देखिएगा। और हम भी बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके एमपी पुलिस एग्जाम, एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, जेएसएससी, आरआरबी, पटवारी, सीआरपीएफ, आर्मी, सीआईएसएफ, एसएसबी, नेवी, पीसीएस, ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। देखिए, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो किस पदार्थ में बदल दिए जाते हैं या वो बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड्स में। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 20। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी अवशोषण करता है। तो देखिए, पचे हुए भोजन में जो विषैला पदार्थ होता है ना, विषैला पदार्थ, उसका कौन सा अंग चूषण करता है। तो याद रखिएगा यकृत। और एक चीज़ याद रखिए, हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टिन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है। तो देखिए, पित्त जो होता है ये कहाँ जमा होता है। तो साथियों, पित्ताशय में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पित्त कहाँ से बनता है। तो देखिए, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, यानी यकृत में पित्त बनता है। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। तो साथियों, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लैंडस्टीनर, देखिए इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। याद रखिएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो देखिए, पेसमेकर होता क्या है। तो जब मानव की, यानी मनुष्य की हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है, दिल, वो सही से काम नहीं करता है, तो ऑपरेशन के सहायता से घड़ी की तरह दिखने वाला एक डिवाइस होता है जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, उसको ऑपरेशन के द्वारा दिल पर लगाया जाता है, हृदय पर लगाया जाता है, ताकि वो हृदय गति को सही से चला सके। और पेसमेकर का संबंध किससे होगा? तो सिंपल सी बात होगी, हृदय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी जब इंसान सोता है तो ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन दिखता है। तो देखिए, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब इंसान सोता है, यानी जब हम सोते हैं तो रक्तदाब क्या होता है साथियों? तो घटता है, यानी घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, घटता है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है। तो देखिए, धमनी किसको बोलते हैं? तो जिसमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और सीरा किसको कहते हैं? तो सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो देखिए, शरीर की सबसे विशालतम धमनी है एरोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एरोटा। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यानी वह कौन सी धातु है जो रक्त में पाई जाती है। याद रखिएगा साथियों, लोहा। राइट है, ऑप्शन नंबर सी, लोहा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा डायलिसिस। मानव शरीर में जो खून को शुद्ध किया जाता है, देखिए, जो भी लोग किडनी की समस्या, यानी जिनको किडनी की बीमारी होती है, वो जो है अपना रक्त को, यानी खून को शुद्धिकरण करते हैं या शुद्ध कराते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें होता यह है कि मानव शरीर में जो पुराना रक्त होता है उसको निकाल कर उसमें नया रक्त डाला जाता है। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। याद रखिएगा साथियों, ऑक्सीजन ले जाना। देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, मानव का रक्त लाल होता है,
ब्लड का रंग लाल होता है ना, तो वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन को ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए मानव का जो रक्त होता है वो बेस होता है यानी क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान होता है साथियों 7.4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होते हैं? यानी उपस्थित और हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। उपस्थिति और हड्डियों इन दोनों के ही निर्माण और संपोषण में सबसे आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो याद रखिएगा हृदय पेशियों में, हृदय पेशी जो होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का गुण याद रखिएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? यानी इनमें से कौन सा अम्ल है जब वो मनुष्य के मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो मनुष्य को लगता है कि यार हम थक गए हैं, मतलब कि देह दर्द देने लगता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल जब मानव के शरीर में या मानव के शरीर की मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो थकान महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कॉर्निया ये किसका भाग है? आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर बी आइस। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो देखिए मानव के आंख में जो लाइट यानी प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा आइरिस। ठीक है, आइरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा आपने देखा होगा किसी का आँख भूरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का काला होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये आइरिस के कारण ही होता है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो देखिए त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी का त्वचा सांवला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, तो ये मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन होता है। अब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, आप यकृत आंसर करोगे और सीधे सीधे गलत हो जाएगा। यहाँ पर अंग बोला है भाई, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा यानी स्किन। ठीक है, आप बोलोगे सर यकृत नहीं। अगर आपसे पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड, तो फिर आंसर होता है यकृत। लेकिन अगर अंग पूछे तो चमड़ा। याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो देखिए मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है जिससे कि जीवाणु मर जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? यानी ऑपरेशन के सहायता से उसके जगह पर, यानी मान लेते हैं मनुष्य के शरीर का वह अंग खराब हो गया है तो उसको ऑपरेशन के सहायता से दूसरा लगा दिया जाए। तो देखिए करेक्ट होगा मस्तिष्क। ठीक है, देखिए गुद्दा यानी किडनी को भी बदला जा सकता है, फेफड़ा को भी बदला जा सकता है और हृदय को भी बदला जा सकता है, लेकिन आज तक सुना है कि मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट या फिर प्रत्यारोपण किया गया है? नहीं, मस्तिष्क को नहीं बदला जा सकता है, ब्रेन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो साथियों याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग कौन सा होता है? चलिए क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं। तो देखिए किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का जो अधिकांश भाग होता है वो होता है साथियों जल। याद रखिएगा वाटर। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए पाचन के रसों में, देखिए साथियों भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है? HCl करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फंडा है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा 1350 ग्राम का। याद रखिए औसतन 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है मानव मस्तिष्क का वजन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी जो सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB और साथियों सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि मानव में पसलियों की संख्या 24 होता है, तो करेक्ट होगा मानव। याद रखिएगा, मानव में पसलियों की संख्या 24 होता है, जो कि सबसे अधिक मानव में ही होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? यानी संपूर्ण शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होगा? तो याद रखिएगा 7%। यानी मान लेते हैं किसी भी वस्तु का, मतलब माफ करना यार, किसी भी मनुष्य का शरीर का वजन है 70 kg, तो उसमें कितना रक्त होगा? तो 7 लीटर। इसका 7 माफ करना, इसका 7% जितना भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 7% रक्त होता है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का, यानी भार का। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो देखिए रक्त को जमाने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो याद रखिएगा साथियों, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो याद रखिए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब जो है वो बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm/Hg। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639 और हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? याद रखिएगा मनुष्य में मेरुदंड से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी, यानी टोटल मिलाकर 62। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? याद रखिएगा अपर्दन, मृदा अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, प्लांट किंगडम का। तो एक जलीय पौधे, यानी जो पौधे जल में उगते हैं उनको किस समूह में रखा गया है? तो हाइड्रोफाइट में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद्य पौधा होता है? यानी इनमें से मरुविद्य कुल का पौधा कौन सा है? देखिए मरुविद्य पौधा यानी जीरोफाइट, आपने पढ़ा होगा जीरोफाइट, वे पौधे होते हैं जो कि रेगिस्तान पर उगते हैं। और इनमें से कौन सा है? तो करील। करील जो है ये जीरोफाइट कुल का पौधा है, यानी ये रेगिस्तान में मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। एक होता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आपने पढ़ा होगा। तो ब्रायोफाइट्स वह पौधा होता है जिसमें ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है और ना ही पत्ती होता है। अगला है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? तो एपीफाइट कुल के पौधे जो हैं ये बहुत अधिक विकसित होते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया साथियों कि जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो देखिए धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम का वृक्ष। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी नीम। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? यानी पूरे विश्व में वायुमंडल में वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके लिए उत्तरदायी होता है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा तट रेखा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? यानी मानव के द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा परजैविक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो कोयला में भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल में भी, परमाणु में भी। सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? यानी इनमें से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होगा? देखिए निर्वाचन सभाएं नहीं,
पॉप संगीत नहीं, जेट उड़ान। देखिए जेट विमान जब उड़ान भरता है तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो साथियों देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डॉर्मेटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा डॉर्मेटोलॉजी। साथियों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। अगला है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की किस शाखा में? तो इम्यूनोलॉजी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी। याद रखिए रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इक्थियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो साथियों ध्यान दीजिए पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी इसका संबंध किससे है? तो शरीर और वातावरण से, शरीर संरचना और वातावरण से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो याद रखिएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है साथियों लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिए वाटसन के द्वारा, मेंडल नहीं। मेंडल ने तो आनुवांशिकता का खोज किया था, या आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल को, लेकिन आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था वाटसन ने, याद रखना। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया रक्त समूह की खोज किसने की थी साथियों? तो लैंडस्टीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। लुई पास्चर जिन्होंने रेबीज के टीके को खोजा था, दूध का पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था साथियों? कोशिका की खोज की थी, कब? तो 1665 में। आज का अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सबसे पहले हृदय का प्रतिस्थापन किया गया था। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए चार्ल्स डार्विन ने, राइट है ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोलॉजी शब्द का संबंध या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, उत्तकों का यानी टिश्यू का। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेयर ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो देखिएगा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है वसामय उत्तक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसामय उत्तक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा, राइट है ऑप्शन नंबर डी। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो साथियों ऊँट का जो कुबड़ होता है यह वसामय उत्तक का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। मास्ट कोशिकाएं ये किसमें पाई जाती हैं? याद रखिएगा मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये किनमें पाई जाती हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा संयोजी उत्तक में, यानी कनेक्टिव टिश्यू में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? यानी फेफड़ों को जो आवरण ढकता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा प्लूरा, राइट है ऑप्शन नंबर डी। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? यानी जब किसी जीवित शरीर के भीतर किसी भी उत्तक या कोशिका की मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा नेफ्रोसिस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। माता पिता के गुण
उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो देखिएगा, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो आनुवांशिक विभिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र क्या होगा? यानी लड़का पैदा होने वाला गुणसूत्र क्या होगा? तो XY, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और लड़की पैदा होने का गुणसूत्र आपका XX होता है, XX, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन या निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो देखिए, लिंग संलग्न रोग यानी वंशानुगत बीमारी। तो वारणाधाता जो कि एक वंशानुगत बीमारी है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वारणाधाता यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। देखिए, एक वारणाध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वारणाधाता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लिंग संलग्न रोग है यानी आनुवांशिक रोग है वारणाधाता। तो एक पुरुष है जो कि वारणाध है यानी उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है और वो एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वारणाधाता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? तो याद रखिएगा, पुत्रियों के पुत्रों में, यानी इन दोनों, ये पुरुष और इस महिला की जो पुत्री होगी और उस पुत्री का जो पुत्र होगा उसे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिएगा, राइट आंसर होगा लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी व्रीज। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। राइट है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है? यानी चप्पल की आकृति का दिखने वाला जंतु। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ है जिससे काला आजार रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? देखिए, कीट जो होते हैं साथियों उसमें 3 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 6 टांगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 जोड़ी टांगे होती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर होगा स्तनधारी। अब मच्छर जो है ये किसको काटता है? पेड़ पौधे पर तो लाल खून नहीं होता है, स्तनधारी प्राणी जिसमें लाल खून होता है, ठीक है। तो स्तनधारी को काटता है और उसी से रक्त को चूसता है मच्छर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो देखिए, बिच्छू का विष जो होता है ये साथियों डंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी, डंक, याद रखिएगा। निंद्रा रोग फैलाती है कौन? इनमें से किसके काटने से निंद्रा रोग होता है? तो याद रखिएगा, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो होता है ये निंद्रा रोग को फैलाती है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो याद रखिएगा, तारा मछली ये किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो भाई फीता कृमि। ये फीता कृमि काफ़ी हानिकारक होता है। मधुमक्खी भी ये मानव के लिए उपयोगी है, रेशम का कीट भी और केचुआ भी। केचुआ को तो किसानों का परम मित्र बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, फीता कृमि क्या होता है? तो जब सुअर का अधपका मांस मानव के आंत में पहुंचता है, ठीक है, या सुअर का अधपका मांस इंसान खाता है तो ये फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। अगला है, जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, जेलीफिश के नाम से ऑरिलिया को जाना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, ऑरिलिया। मेढक का लावा क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेढक का जो लावा होता है वो टेडपॉल कहलाता है, टेडपॉल। ऑप्शन नंबर ए। शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है? तो इनमें से कौन सा शीतरक्तीय प्राणी है? तो मछली, छिपकली और मेढक, ये तीनों ही शीतरक्तीय प्राणी है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विषैली छिपकली इनमें से कौन सा है? तो देखिए, हिलोडर्मा जो होता है ना, बहुत ही विषैली छिपकली होता है, याद रखिएगा। तो हिलोडर्मा एक विषैली छिपकली है। समुद्र सर्प को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो डेविल फिश कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? यानी क्वेश्चन में बोला गया है सांप जो होता है स्नेक, उसमें कान नहीं होता है, तो वो ध्वनि को किससे ग्रहण करते हैं? याद रखिएगा, त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
मेंढक के फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है कैसी? तो मेंढक में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है? तो याद रखिएगा बाहरी और माफ करना बाहरी है ना, केवल बाहरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बाह्य निषेचन। अगला है अधिकांश कीट कैसे सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वातक तंत्र से। अधिकांश कीट जो होते हैं वह अपने वातक तंत्र से सांस लेते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए तालाबों और कुओं में इनमें से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बूसिया, याद रखना। तालाब और कुओं में अगर गेम्बूसिया को छोड़ दोगे तो मच्छर भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का, सर्प है ना, सांप होगा, सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? यानी इनमें से कौन सा एक सांप है जिसका भोजन दूसरा ही सांप होता है, यानी वो सांप जो है भोजन के रूप में दूसरे सांप को खा जाता है? तो याद रखिएगा नागराज, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा उड्डयन बलगुल ये चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर ए बैट। चलिए अगला है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की क्रिया ये किसमें संपन्न होती है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए जो सांस हम लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है 4%, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखिए क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? याद रखिएगा अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो याद रखिए मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है कौन सा? तो भाई यूरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो याद रखिएगा रक्त की अशुद्धियाँ ये कहाँ जाकर छनती है? तो वृक्कों में यानी किडनी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव का मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है और ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो साथियों टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में आपको करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्लास आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस। चैनल के अंदर अलग अलग आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।